हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रबोध ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इतिहास विषय की कॉपी लेकर के आई हूँ। ये रुचिला रानी मैम की कॉपी है। इनका माध्यम हिंदी है। इनका चयन 66 बीपीएससी में डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के पद पर हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे ये उत्तर को टैकल करती हैं। पहला प्रश्न है, उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिनके कारण शिवाजी का उदय हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, एक कोटेशन ली है और उस कोटेशन के द्वारा अपने उत्तर की शुरुआत की है और आरसी मजूमदार जी की ये कोटेशन है। तो इस तरह से किसी भी उत्तर की शुरुआत करने के पहले आप किसी जाने माने इतिहासकार का कथन लिख सकते हैं। उससे यह फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी औरों से थोड़ा अलग लगेगी और उत्तर की शुरुआत में ही उसकी रुचि होगी ये देखने की कि आपने आगे क्या लिखा है। अन्यथा होता यह है कि जो उत्तर एक ही जैसे वो देखते आता है, उसको लगता है कि अच्छा सेम तो वही लिखा होगा और एवरेज मार्किंग करके वो आगे निकल जाता है। तो आपको औरों से बेहतर कैसे नंबर मिले, उसके लिए एग्जामिनर की नज़रों में आपकी अपनी कॉपी को, आंसर को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला चीज़ ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आप इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से शुरू करिए कि जो एग्जामिनर है उसकी रुचि जागे और आगे पढ़ने में आगे चलिए। और इसके लिए इन्होंने फिर इस प्रश्न की पृष्ठभूमि बनाई है कि किन परिस्थितियों में शिवाजी का उदय हुआ और बहुत ही सुंदरता के साथ इन्होंने यहाँ पे जो पॉइंट्स से आगे डिस्कस करने वाली हैं इस तरह से एक डायग्राम बना करके यहाँ पे उन सारी चीज़ों को लिख दिया है कि ये सारे पॉइंट्स मैं आगे अपने उत्तर में बताने वाली हूँ। तो इसे एग्जामिनर को सुविधा हो जाती है और ये पता चल जाता है कि आगे के उत्तर में आप इन बातों की चर्चा करने वाले हैं। सारे पॉइंट्स इन्होंने यहीं पर लिख दिया और उसको दिख भी गया कि आप इतने पॉइंट्स डिस्कस करने जा रही हैं। तो ये इन्होंने अब इन हर एक जो कारण इन्होंने यहाँ पे बता दिया उसको हेडिंग बना करके यहाँ पे आप देखेंगे आगे इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे शाहजी भोसले का योगदान क्या रहा है और इसके बाद में जो राजनीतिक गुरु हैं थे उनका क्या योगदान था, शिवाजी का चारित्रिक गुण, और इस तरह से चीज़ों को इन्होंने बना करके यहाँ पे दिखा दिया है, लिख दिया है। और अंत में देखिए एक मैप भी यहाँ पे इन्होंने बना दिया कि दक्षिण के राज्यों की कमज़ोर स्थिति थी। तो वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया कि उस समय जो दक्षिण के राज्य थे वो कौन कौन से थे, उनकी रिलेटिव में क्या जियोग्राफिकल लोकेशन थी जो शिवाजी का साम्राज्य था। तो इस तरह से अब बिना शब्दों में ही आपने सारी चीज़ों को दिखा दिया, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया जो आप कहना चाहते हैं। आगे चलिए। इसके बाद इन्होंने अंत में क्या किया कि फिर से एक इतिहासकार का कथन लिया और उससे ही अपने उत्तर का अंत किया। तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर। अगर वो आपने थोड़ा अच्छे से टैकल कर लिया और ब्लफ नहीं किया है जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, तो आपको एवरेज से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि शिवाजी के काल में मराठा प्रशासन का संक्षिप्त विवरण करें और सरदेशमुखी और चौथ को थोड़ा स्पेशल उसके बारे में डिस्कस करें। तो देखिए फिर से इन्होंने क्या किया है कि जे सरदेसाई जी का एक कोटेशन लिया है और जो उन्होंने शिवाजी के बारे में कहा था और वहाँ से इन्होंने अपने उत्तर की शुरुआत की है। तो इस तरह से आप किसी जो करंट की कुछ फाइंडिंग्स अगर पाई गई हों उस ऐतिहासिक काल की, या कोई कुछ घटना हुई हो जैसे उनका कुछ सेलिब्रेशन मनाया गया हो, तो उस तरह की चीज़ों से शुरुआत आप कर सकते हैं अपने उत्तर की। और आगे देखिए, अब यहाँ पे चूँकि उनके प्रशासनिक तंत्र की हमें व्याख्या करनी है तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने हेडिंग बना करके यहाँ पे चीज़ों को लिख दिया कि जो इनका प्रशासन था वो, उसमें मैं इन चीज़ों को बताने जा रही हूँ। केंद्रीय प्रशासन की चर्चा करने जा रही हूँ, राजस्व व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को मैं बताने जा रही हूँ। तो इससे फिर से वही हो गया कि आपके पास में सारे पॉइंट्स हैं और अब आप आगे ये बात कहना चाह रही हैं। अंतर यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। देखिए अब जैसे इन्होंने ये स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे इस तरह से बनाया है, इसके पहले वाले उत्तर में जो उन्होंने बनाया था स्कीमेटिक डायग्राम वो अलग तरीके का बनाया था। तो कोशिश करिए कि 2-3 तरह के डायग्राम्स का जो है वो आपके हाथ में प्रैक्टिस हो, ताकि ऐसा ना लगे कि एक उत्तर में आपने एक ही तरह का बनाया, दूसरे में भी मान लो हर जगह पॉइंट लिखना हो तो आप यही वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हो, तो वो भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो आप 2-3 तरह के अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से आप देख लो कि किस किस तरह से आप बना सकते हैं। अच्छा आगे चलिए। फिर इन्होंने अब सारे पॉइंट्स को यहाँ पर खोल करके
डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है कि अब केंद्रीय प्रशासन के बारे में क्या क्या चीज़ें थीं, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें हाईलाइट भी कर सकते हैं, मतलब अंडरलाइन करके बता दिया कि जैसे अष्टप्रधान को यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करके दिखा दिया है। फिर सारी बातों को पेशवा, सरे नौबत जो भी था इन्होंने डिटेल में, अच्छा टेक्निकल जो आपके कोई भी ऑप्शनल हो जो उसके टेक्निकल डिटेल्स हों, जो कीवर्ड्स हों वो आप ज़रूर यूज करिए। जैसे इन्होंने यहाँ वाक़िया नवीस के बारे में, अमात्य, शुरू नवीस के बारे में, तो इस तरह के शब्दों को यूज करने से आपके नंबर बढ़ते हैं 1-2। अच्छा आगे चलिए, इसके बाद में देखिए यहाँ पे हायरार्की दिखानी है। तो हायरार्की दिखाने के लिए इन्होंने जो उस समय मराठा साम्राज्य में प्रमुख पदाधिकारी होते थे वो टॉप मोस्ट पे हैं, फिर उनके अंडर में कौन कौन से डिविजन्स हैं, तो इस तरह से करके इन्होंने उसकी हायरार्की यहाँ पे दिखा दी है। आगे चलिए, इसके बाद सैन्य संगठन के बारे में बताया है, और देखिए स्थल सेना का विभाजन कैसा था। तो यहाँ पे अगेन इन्होंने क्या किया कि एक बार फिर से हायरार्की ऐसे ही करके दिखा दी है कि सबसे ऊपर कौन है, इसके अंडर में कौन काम करता था, फिर हवलदार, फिर नायक, और ये इस तरह से चीज़ों को बता दिया है बिना लिखे ही, शब्दों में नहीं, बस ऐसे ही करके एक इंडिकेशन दे दिया है कि इस तरह की हायरार्की स्थल सेना में थी। अच्छा, न्याय व्यवस्था के बारे में, फिर प्रांतीय, अगेन इन्होंने फिर से जो प्रांत का विभाजन था वो किस तरह से हुआ था तो उसकी भी यहाँ पे हायरार्की बना करके एक डायग्राम इन्होंने बना दिया है। आगे चलिए, और जो जिले परगना उनका कैसा था, उनकी हायरार्की क्या थी, तो देखिए अब आप देखेंगे हर जगह अलग अलग तरीके से उन्होंने लिखने की कोशिश की है कि पहले ग्राम है, फिर परगना है, फिर प्रांत है, तो बातें वही हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जा रहा है। तो यही सारी टेक्निक्स आपको अपने उत्तर में इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। आगे चलिए, राजस्व व्यवस्था के बारे में इन्होंने कहा, चौथ के बारे में बताया, और फिर यहाँ पे अगेन एक मैप बना करके दिखा दिया है कि जो मराठा साम्राज्य था, शिवाजी का साम्राज्य, उसकी क्या क्या लोकेशन थी, तो तंजाउर है, बेलगांव है, इस तरह से इन्होंने चीज़ों को एक मैप बना करके दिखा दिया है। आगे चलिए, सर देशमुखी के बारे में स्पेशल डिस्कशन करना था, तो उन सारी चीज़ों को करते हुए अंत में इन्होंने कंक्लूजन लिख दिया है। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आंसर, और कोशिश करिए कि आप जो भी आपके विषय से संबंधित कोटेशंस हों आप उन्हें एक कॉपी पर कलेक्ट करते जाइए, और उन्हें याद करने की हर टाइम पे आप उसको थोड़ा रिवाइज करते रहिए। रात में सोते समय वो कॉपी देख लीजिए, कुछ भी कोटेशन आप वहाँ पे कलेक्ट करते जाइए, कुछ डेटा हो तो उससे ये होगा कि वो डेटा और वो कोटेशन आप कहीं पर भी अपने आंसर में यूज़ कर पाएंगे। आगे चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इन्होंने टैकल किया है कृष्णदेव राय जी से संबंधित। तो कृष्णदेव राय जी ने विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाई, इसकी समीक्षा करनी है। तो सबसे पहले इन्होंने थोड़ा सा भूमिका बनाई प्रश्न की कि विजयनगर जीत का शहर कहा जाता है, और इस तरह से बातों को कहने के बाद में सबसे पहले इन्होंने इसकी लोकेशन बताई कि ये था कहाँ एक्चुअली में, जो विजयनगर साम्राज्य की हम बात करने जा रहे हैं ये कहाँ पे था। और इस तरह से देखिए बहमनी साम्राज्य और ये बंगाल की खाड़ीधर अरब सागर के बीच में जो पेनिनसुला रीजन में था साउथ इंडिया में, इस तरह से इन्होंने इसका डायग्राम बना दिया है। इसके बाद देखिए जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो विजयनगर की प्रतिष्ठा है उसको कृष्णदेव राय जी ने कैसे बढ़ाया, तो उसके लिए जो सारे पॉइंट्स हैं इसको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है इस तरह से। और अब आगे यही सारे पॉइंट्स ये डिटेल में डिस्कशन कर लेंगी। तो देखिए इसके बाद इन्होंने हर एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके उदाहरण के साथ में लिख दी गई हैं सारी चीज़ों को। तो आप जैसे जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप यहाँ पे जैसे हाईलाइट कर लीजिए। कुछ उदाहरण अगर डालने हैं, किसी इतिहासकार का कथन है तो उन सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि वो तुरंत से दिख जाए। इसके बाद में आगे चलिए जैसे स्थापत्य कला का विकास, जो सारी चीज़ें हैं आप जैसे स्थापत्य कला के विकास में है ना, तो अगर समय मिले तो आप क्या करिए कि यहाँ पे इंडिया का मैप बना दीजिए और बता दीजिए कि या इन सारी जगहों पे ये टेम्पल या जो भी उस समय स्थापत्य कला का विकास हुआ हो उन सारी चीज़ों को आप हाईलाइट करके ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा, साहित्य कला का था तो इन्होंने देखिए आगे क्या किया है कि विकास, अच्छा साहित्य कला का विकास, और इसके बाद अंत में यहीं पे इन्होंने अपना कंक्लूजन करते हुए आंसर को क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बनाना है। आप यहाँ पे अंत में कोई कोटेशन या इस तरह की कोई बातें लिख सकते हैं जो कि आपके आंसर की प्रामाणिकता को और बढ़ा दें। आगे चलिए तीसरा प्रश्न हम लेते हैं कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था, इस पर टिप्पणी करनी है। तो इसके लिए इन्होंने देखिए क्या किया कि पहले भूमिका बनाई प्रश्न की अपने 4-5 लाइन में, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, और माफ़ करिएगा भूमिका बनाई और इसके बाद फिर इन्होंने
एक किसी इतिहासकार का मेंशन किया। यहाँ पे देखिए इस तरह से इतिहासकार का मेंशन करते हुए इन्होंने गुप्त काल के बारे में क्या कहा था ये चर्चा की, और अब स्वर्ण काल क्यों था उसके लिए यहाँ पे पॉइंट्स में लिख दिया है। तो अब ये सारे पॉइंट्स एग्जामिनर को तुरंत दिख गए कि ये सारे पॉइंट्स हैं, और अब इन सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेन वो आगे डिटेल में करने वाली हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को अगर लिखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से विजिबल हो जाती हैं। और अब इन्होंने हर एक पॉइंट को डिटेल में यहाँ पे दे दिया है, इसका डिस्कशन कर दिया है। हर जगह जैसे अंडरलाइन करती गई हैं जो जो चीज़ें इनको इम्पॉर्टेंट लगी हैं, जैसे समुद्रगुप्त जी का ये सारी जो नीतियाँ थी कुछ, और यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम भी बना दिया है उस समय जो लोकेशन थी उसका, कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी उस समय, उनके साम्राज्य में भारत की क्या स्थिति थी, अच्छा सामाजिक समरसता, प्रशासनिक स्थिति, इस तरह चीज़ों को करते हुए उन्होंने डिटेल में हर पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। और आगे चलते हुए सब अब अंत में क्या, जैसे उदाहरण के लिए देखिए इन्होंने उदाहरण कितने अच्छे तरीके से लिखा है। यदि आप कॉमा करके उदाहरण लिखते तो हो सकता है कि चीज़ें मिस हो जाती, लेकिन देखिए इन्होंने क्या करके ऐसे एक डायग्राम बना के उदाहरण लिख दिया है ना, तो अब ये चीज़ें आराम से दिखेंगी। अच्छा मुद्रा राक्षस विशाखादत्त का है और ये रचनाएं उस काल में हुई हैं, तो ये एक अच्छा तरीका है लिखने का। और विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई गई, या इंडिया के मैप में आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास हुआ उसके क्या क्या डेवलपमेंट रहे, कहाँ कहाँ पे लगे, ये सारी चीज़ें ये बता सकते हैं आप। और अंत में क्या किया इन्होंने कि अपने प्रश्न को कंक्लूड कर दिया है, और 3-4 लाइनें यहाँ पे लिखते हुए आप किसी इतिहासकार का यहाँ पे कोटेशन डाल दीजिए, तो ये एक अच्छा मॉडल आंसर तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, और मैंने एक गूगल फॉर्म बना दिया है। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको पहले वो गूगल फॉर्म भरना होगा, और ये फॉर्म इसलिए मैंने बनाया है ताकि चूँकि हमारे पास भी समय की बहुत कमी है और हम केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मेंटर करना चाहते हैं जो सीरियस हैं, जो फोकस्ड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से मैं लोगों को अलग कर लूँ, और मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि कितने लोग मेरे ग्रुप में 67th के लिए तैयारी कर रहे हैं और कितने लोग 68th के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसी हिसाब पे मैं अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बनाऊँगी उन लोगों को अलग अलग बांट करके। और ये बिल्कुल फ्री वॉलेंट्री इनिशिएटिव है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको जहाँ से अच्छी गाइडेंस मिले लेने के लिए, लेकिन मेरे साथ जुड़ने के लिए वो फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और उसी बेसिस पे मैं अपनी आगे की रणनीति बनाऊंगी कि आप लोगों को आगे कैसे कैसे प्रोग्राम हम लोग को देना है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।